बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिज़िक्स MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस सेशन के अंदर हम अपने पहले सेक्शन मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सभी जो उसके पहलू हैं उससे रिलेटेड सभी पैरामीटर्स वो कैलकुलेट भी करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ रोटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी और इनसे रिलेटेड सभी लॉज को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें हमारे पास सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो सर्कुलर मोशन का है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर हम देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट की सर्कल से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम है, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। देन वी हैव इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। हमें पता है कि मोशन की जितनी डिटेल्स हैं वो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एक्सप्लेन करती हैं। तो हम यहाँ पर एंगुलर मोशन से रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देन वी हैव सेंटीमीटर फोर्स एंड एक्सेलरेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफरेंट बॉडीज के लिए वो कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के चेंज के साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आता है। देन वी विल हैव एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप, और फिर उनका कंपैरिजन पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, और फिर उसको एसोसिएट करेंगे सर्कुलर मोशन के साथ कि किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो सिमिलर मोशन है एज कंपेयर टू सर्कुलर मोशन। और लास्ट में हमारे पास ग्रेविटी और ग्रेविटेशन से रिलेटेड केपलर्स लॉ, बड़े फेमस लॉ है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में आ जाता है, उसको डिटेल से सिमुलेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की सर्कल में मोशन को हम सर्कुलर मोशन में कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट जब किसी पाथ पे मूव करता है जो कि किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है, और उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, और इस मोशन को, इस सर्कुलर पाथ में जो मोशन है इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब ये मोशन एक पूरा सर्कल भी हो सकती है, जैसे कि आप इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, एक पूरे सर्कल की भी मोशन हो सकती है, या किसी एक स्पेसिफिक पाथ, किसी छोटे से आर्क की भी मोशन हो सकती है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो ऑलवेज चेंज हो रही है विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, बट इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ही रहता है। तो सर्कुलर मोशन का ये एक बड़ा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि उसकी जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो हमेशा टेंजेंशियल होती है, और इसी तरह जो उसका एक्सेलरेशन होता है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब जो पहला पैरामीटर हम एंगुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए आप कंसीडर करें ये एक पॉइंट P1 है, कोई ऑब्जेक्ट है एट पॉइंट P1, और वो इस छोटे से डिस्टेंस को कवर करके पॉइंट P2 पर आ जाता है, और इसके साथ एंगल जो है वो डेल्टा थीटा बनाता है। पहले उसका एंगल थीटा था, लेकिन जैसे वो मूव करके एक पॉइंट पर गया उसका एंगल जो वो डेल्टा थीटा बन जाता है, और ये जो डिस्टेंस है उसका सेंटर के साथ दैट इज r, जो कि उसका रेडियस है। तो जो ये डेल्टा थीटा है ये असल में इस पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्लेन करता है। डेल्टा थीटा बताएगा कि पार्टिकल कितना मूव करके गया है और मूव करके वो कहां पर पहुंचा है, और इसी डेल्टा थीटा को हम इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। अब डेल्टा थीटा फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट्स हैं वो डिग्री, रेवोल्यूशन या रेडियन होते हैं, और वो किसके इक्वल होते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि इसके बारे में, इसकी कैलकुलेशन के बारे में या इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो जो हमारा थीटा है, स्टार्ट हम करेंगे थीटा से। तो ये हमारा थीटा असल में बता रहा है P1 की पोजीशन को। तो थीटा इज इक्वल टू द आर्क लेंथ ओवर द रेडियस। दिस इज द आर्क लेंथ एंड दिस इज द रेडियस, और ये एक्सप्लेन करता है इस थीटा को। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस, और इसके यूनिट हम लिख रहे हैं यहां पर रेडियन, और आर्क लेंथ कितनी है s, रेडियस इज r, और यहां से हमारे पास एक फेमस रिलेशन आ जाता है s इज इक्वल टू r थीटा, जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को सर्कुलर मोशन में एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन या एक रोटेशन जब पूरे सर्कल में वो करेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई r। तो 2 पाई r को प्लेस करेंगे हम s ओवर r, 2 पाई r ओवर r, r से r जो है वो कैंसिल हो जाएगा। वी हैव विद
2 पाई, तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 ओवर 2 पाई, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो 1 रेडियन की वैल्यू दैट इज 57.3। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट में चेंज को वेलोसिटी कहते हैं, तो सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है हम उसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, और इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल होता है, और दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज चेंज इन द टाइम, डेल्टा टी इज द चेंज इन द टाइम। और अगर हम इसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर एक लिमिट अप्लाई करेंगे, दैट इज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और इसके जो यूनिट्स हैं उसको हम रेडियन पर सेकंड भी कहते हैं, और उसके साथ साथ रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम भी कहते हैं। और इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो जिस तरह एक लीनियर एक्सेलरेशन होता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, तो उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन में द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं ओमेगा टी माइनस ओमेगा आई, इनके फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे, और नीचे हमारे पास चेंज इन टाइम है, तो यहां पर ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अगेन हम यहां पे लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जिसका मतलब है बहुत छोटे से लम्हे के लिए, किसी वक्ती लम्हे के लिए जो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं दैट इज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। इसके बाद फर्दर हम एक चीज को पढ़ेंगे, उसके लिए समझिए आप इस बात को कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक रिजिड बॉडी है, उसके ऊपर हम एक पॉइंट P जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, और ये पॉइंट P से O तक हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं जिसको R कहते हैं। अब जब ये ऑब्जेक्ट घूमेगा तो जिस एंगुलर एक्सेलरेशन से, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट घूमेगा उसी एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये OP लाइन भी रोटेट करेगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी रिजिड बॉडी की रोटेशन को हम इस रेफरेंस लाइन के साथ भी शो करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जहां पे भी पढ़ेंगे तो हम यही कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, किसी ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर मोशन है, हम उसकी एंगुलर मोशन को उसके इस रेफरेंस लाइन के साथ भी जाहिर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, इस तरह लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। तो स्टार्ट हम करते हैं हमारे डिस्टेंस के साथ, जो हमने पीछे डिस्टेंस फाइंड आउट किया था एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो चेंजेस की बात करेंगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, दोनों तरफ से डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी आर इंटू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे विद डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जो पीछे हम पढ़ चुके हुए हैं, जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस सारे को, ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसको हम v कह देंगे, और इसी तरह ये जो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और साथ में ये जो एक फैक्टर r है वो आ जाएगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि लीनियर वेलोसिटी v जो है वो इक्वल है किसके, r ओमेगा के। तो v हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा हमारे पास जो वो एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये एक r का फैक्टर इसके साथ इंक्लूड हो गया। दैट मीन कि एक पार्टिकल जो पॉइंट P1 से चलकर P2 तक जाता है मेकिंग एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा एंड कवरिंग अ डिस्टेंस डेल्टा s, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा है विद द फैक्टर r। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में जो रिलेशन है उसके अंदर r का एक डिस्टेंस होता है। अब इसी तरह हम अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो जिस तरह वेलोसिटी में चेंज, लीनियर वेलोसिटी में चेंज लीनियर एक्सेलरेशन होता है, और एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो सिमिलरली इसका जो रिलेशन है वो भी कुछ ऐसा ही आएगा, जिसके अंदर एक r का फैक्टर आएगा, यानी कि लीनियर जो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू r और
एंगुलर एक्सेलरेशन के। तो हम लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में जो रिलेशन है वो इस आर्क की वजह से आता है, दैट इज द रेडियस लाइन ऑफ दैट पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, जो उसकी रेडियस लाइन है वो उसके साथ एक कंपोनेंट के तौर पर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस है, एंगुलर मोशंस की भी और लीनियर मोशंस की भी। इस तरफ हमारे पास लीनियर मोशंस है और इस तरफ हमारे पास एंगुलर मोशन है। रिलेशनशिप हम पीछे पढ़ चुके हैं कि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में और लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो उसकी सिर्फ उसकी वजह से ये चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे चूंकि लीनियर वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, तो v की जगह पे हम ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे। सेम इज द केस, लीनियर जो डिस्टेंस है वो s है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा कहलाता है, हम s को थीटा से रिप्लेस कर देंगे और लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशंस है ये कन्वर्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स द एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं सेंटीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन की। सेंटीपिटल फोर्स स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा फिनोमेना, आप पहले भी कई दफा पढ़ चुके होंगे। सेंटीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करवाने के लिए मजबूर करती है, या आप उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ये फोर्स उसके स्ट्रेट लाइन पाथ को कर्व कर देगी। ये फोर्स उसके स्ट्रेट लाइन पाथ को कर्व कर देगी, बेंड कर देगी। मतलब ये कि ये वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, उसको वहां पर रिटेन करती है। उसकी कैलकुलेशन के लिए एज वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और उसके साथ जो एस ओवर वी इज इक्वल टू टी, उसके फार्मूले से हम इसको डेल्टा टी इज इक्वल टू एस ओवर वी लिख सकते हैं। इस वैल्यू को हम इसके अंदर अगर पुट कर दें तो हमारे पास एक्सेलरेशन विल बिकम इज वी डेल्टा वी ओवर एस। तो अब इन ट्राइंगल्स को गौर से देखें। यहां पर देखें एक पार्टिकल P पॉइंट A पर है और एक पार्टिकल पॉइंट B पर है, और पॉइंट A पर इस पार्टिकल की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है दैट इज v1। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है कि पार्टिकल जब भी किसी पॉइंट पर होता है किसी सर्कल में, तो उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो उसका टेंजेंट कहलाता है और वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को दिखाता है। तो पॉइंट A पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है दैट इज v1 और पॉइंट B पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है दैट इज v2। तो ये जो पाथ A से B तक उस पार्टिकल ने कवर किया, हम उसको लीनियरली S से डिनोट कर सकते हैं, और वैसे जो आर्क पे से डिस्टेंस कवर किया दैट इज डेल्टा S। तो अब स्टूडेंट्स हमारी कोशिश ये है कि हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को जो इन दोनों वेलोसिटीज के साथ बनी है, अगर आप गौर से देखें ये ग्रीन वेक्टर v1 है, मैंने उसी डायरेक्शन में लगाया। इस तरह ये जो पर्पल वेक्टर है v2 है, ये मैंने उस डायरेक्शन में लगाया, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये डेल्टा v बनता है। अब एक ट्रायंगल हमारे पास PQR ये बन गई है और एक ट्रायंगल हमारे पास OAB ये बन गई है। अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है या नहीं है। वन बाय वन हम इसको देखते हैं। अब अगर यहां पे गौर से देखें तो R और टेंजेंशियल वेलोसिटी, हमें पता है टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा उसके जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये एंगल 90 है तो यहां पर जो रिजल्टेंट है वो भी इस वेक्टर के ऊपर क्या है, 90 डिग्री है। इस तरह ये रेडियस दोनों वैल्यूज बराबर है, इस तरह ये दोनों वेलोसिटीज भी आपस में बराबर है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि PQR और ट्रायंगल OAB ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो डेल्टा V और S ये वैल्यूज भी आपस में बराबर है। तो इसके बाद इन दो ट्रायंगल्स के बराबर होने के बाद हम ये कह सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा AB, यानी कि ये जो डेल्टा V है ये इक्वल होगा इस डिस्टेंस AB के। ये दोनों ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल होगी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू AB। इसी तरह ये जो R है ये इस V के इक्वल हो सकता है, क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर है, इसलिए हम V को R के बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरह ये जो हमारे पास रिलेशन डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू AB ओवर R के इक्वल होगा। अब जब डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 होगा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो ये AB ये जो कर्व पाथ है ये स्ट्रेट पाथ बन जाएगा। जैसे हमने पीछे भी बात की थी, जो आर्क है ये आर्क को हम जब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दें,
तो एक स्पेसिफिक इंटरवल के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर एक्सप्लेन होगा। तो फॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 मतलब बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए ये जो कर्व ए बी है ये एक्ट करेगी एज अ स्ट्रेट लाइन के, तो हम ए बी को एस के इक्वल कहेंगे। तो जब ये वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा वी बिकम इक्वल टू एस। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी को इधर ले आएंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एस वी ओवर आर। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसके अंदर तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। लेकिन ये हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, इस पार्टिकल का जो सर्कल में मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर है। अब एज वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए, मैथ एज इट इज रहेगा और इस ए की वैल्यू को यहां से हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये नेक्स्ट हमारे जो कैलकुलेशंस है उनके अंदर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो सिंपल वर्ड में कहें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक टर्निंग इफेक्ट है, फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए और लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं ए आर इज इक्वल टू आर ए, और इस वैल्यू को जब हम इसके अंदर पुट करेंगे एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा हो जाएगा। दोनों को आर से मल्टीप्लाई कर दें, हमें पता है कि आर और एफ किसके इक्वल होता है, टॉर्क। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं फोर्स और मोमेंट आर्म का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम टॉर्क कहते हैं, इसलिए ये टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अल्फा के। स्टूडेंट ये जो है हमारे पास एंगुलर जो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी और इसके अंदर ये एम आर स्क्वायर इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, आई से इसको डिनोट किया जाता है और एम आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है जो मोमेंटम के अंदर मास जो है वो रोल प्ले करता है। जिस तरह P इज इक्वल टू एम वी है तो यहां पर मोमेंटम के अंदर जो मास रोल प्ले करता है वही सेम रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क के अंदर। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले के में आप देख सकते हैं एम आर स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे एम जो है वो मास है, आर स्क्वायर जो है वो रेडियस है, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस आर पर डिपेंड कर रहा है। तो जिस तरह ये आर की वैल्यू चेंज होगी वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी चेंज होगी। जैसे डिस्क के लिए आर की वैल्यू कुछ और है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर लिखा हुआ है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। इस तरह हमारे पास एक सफियर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा और एक थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिफरेंट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो पूछा जा सकता है तो एज ए एमसीक्यू, तो इसको ज़हन में रखिएगा और ये आगे हमारी कैलकुलेशंस के अंदर भी इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। हमारे पास कुछ बॉडी जो वो सिमेट्रिकल होती हैं जिसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी होती है। जैसे एक रॉड है, रॉड के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक जैसी होती है, सफियर है, डिस्क है, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल होती है। बट अगर हमारे पास कुछ इस तरह की रिजिड बॉडी आ जाए जिसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, वो रेंडमली ओरिएंटेड है, तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट जरा गौर से देखिएगा, बड़ा सिंपल है। इसमें हम मैसेज को कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 4 पॉइंट मैस जो है इसमें से कंसीडर कर लेते हैं, M1, M2 और M3, M4, ये 4 मैसेज को हम कंसीडर कर लेते हैं और ये इसका वो पॉइंट है जिसके गिर्द ये ऑब्जेक्ट जो है वो घूमेगा, रोटेट करेगा विद एंगुलर वेलोसिटी और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करेगा। तो इस पॉइंट से जो मैस M1 का जो डिस्टेंस है हम उसको R1 कह देते हैं, M2 का जो डिस्टेंस उसको R2 कह देते हैं, M3 वाले डिस्टेंस को R3 और ये M4 वाले को R4 कह देते हैं। अब ये पूरी का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह एक एंगल थीटा बनाते हुए कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो दैट मीन ये सारे के सारे मैसेज भी इसके साथ ही रोटेट करेंगे। अब अगर ये मैस आपस में रोटेट करेंगे तो जैसे जैसे ये मैस रोटेट करेगा वैसे वैसे इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी चेंज होगा, इनका टॉर्क भी चेंज होगा। तो हम वन बाय वन इन मैसेज का जो टॉर्क है वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप देखें टॉर्क 1 पहले मैस के लिए M1 के लिए तो टॉर्क किसके बराबर होता है,
एम आर अल्फा के, एम आर स्क्वायर अल्फा के, तो दिस इज m1 r1 स्क्वायर एंड अल्फा 1। ये आ गया फर्स्ट मैथ्स के लिए। इस तरह सेकंड मैथ्स के लिए ये हमारे पास आ गया, थर्ड फोर्थ सारे मैसेज के लिए ये आ जाएगा। और nth बॉडी जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क जो है वो ये आ जाएगा। तो इस पूरी बॉडी का टॉर्क कैसे लेंगे, हम इन सब को एडअप कर देंगे, इन द फॉर्म ऑफ समीशन लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहां पर ये जो सेंटर में हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये पीछे में हम पढ़ चुके हैं, इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, एम आर स्क्वायर, और आई ये डिनोट कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट पार्टिकल टू द लास्ट पार्टिकल। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसी ऐसी रिजिड बॉडी का जिसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसी नहीं है, वो डिफरेंट है। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एक पार्टिकल में एंगुलर मोमेंटम होगा जब वो किसी रेफरेंस एक्सिस के गिर्द किसी एंगुलर पोजीशन के साथ रिलेटिवली चेंज होता है। अब यहां पर देखिए, ये कोई मास m है जो p मोमेंटम जब वो पोजेस कर रहा है, r इसका जो पोजीशन वेक्टर है, तो r के यहां पर चूंकि एक आर पी के साथ एक एंगल बना रहा है, तो इसलिए आर के कंपोनेंट्स बन जाएंगे आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, और ये पी मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले को ये बिल्कुल हम लीनियर मोमेंटम के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। यहां पर आर हमारे पास उसका जो पोजीशन वेक्टर और पी उसका जो वो लीनियर मोमेंटम है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो आर पी साइन थीटा, बिकॉज इट इज मूविंग ड्यू टू द साइन कंपोनेंट ऑफ आर, और यहां से पी किसके इक्वल होता है, एम वी के, तो हम इसको रीअरेंज करके एम आर वी साइन थीटा लिख देते हैं। जैसे आर और पी की जगह पे आ जाएगा एम वी और साइन थीटा, और इसको अरेंज करके एम आर वी साइन थीटा लिखा हुआ है। तो अब यहां पर अगर हम देखें कि मैक्सिमम जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस वक्त होगा, मैक्सिमम मोमेंटम कब होगा, तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और साइन थीटा कब 1 होता है, एट द एंगल ऑफ 90। तो एट द एंगल ऑफ 90 जब m और r और p आपस में एंगल जो वो 90 बना रहे होंगे, तो उस वक्त साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, हमारे पास आ जाएगा एम आर वी, और v हमें पता है ये लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम लिखेंगे इट इज r ओमेगा, r से r मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास फाइनली जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी वो होगी L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम कुछ बॉडीज का एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम पीछे देख चुके हुए रिजिड बॉडी को हम बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में मैसेज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर हर पार्टिकल का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, उसको एडअप करेंगे, वो इस इन द फॉर्म ऑफ समीशन हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब इसकी अगर हम डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो जिस तरफ को ये बॉडी रोटेट कर रही है आप उस तरफ को अपनी फिंगर कर्ल करेंगे तो आपका थंब जो है उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। तो स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम की दो टाइप्स होती हैं, दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में क्या फर्क है, आप यहां पर देखें ये जो बॉल है ये एक दायरे में रोटेट करेगा, जैसे बच्चा इस बॉल को घुमाएगा तो ये एक दायरे में रोटेट करेगा, इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, किसी ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो ये एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। और यहां पर इस आइस स्केटर को अगर आप देखें, ये आइस स्केटर एक सिंपल एक्सिस के अराउंड ही घूम रही है, इसका कोई ऑर्बिट नहीं बन रहा, ये अपने ही एक्सिस के अराउंड घूम रही है, तो इसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑर्बिट को फॉलो करे तो वो ऑर्बिटल मोमेंटम होता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करे तो हम उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जिस तरह हम लीनियर मोमेंटम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन को देखते हैं, सेम इज द केस विद द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लॉ के अंदर यही स्टेट करता है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता, वो एक जैसा ही रहता है। अब उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर ये एक बॉडी बिल्डर है, ये डंबल्स उठा के एक मूविंग स्टूल पे बैठे हुए और ये स्टूल जो है वो रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी। तो अब यहां पर चूंकि उन्होंने अपने बाजू फैलाए हुए हैं तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ज्यादा होगा, जो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा होगा, लेकिन एरिया ज्यादा होने की वजह से जो इनका एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कम होगी।
ठीक है जी। लेकिन जब ये अपने बाजू को फोल्ड कर लेंगे तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो कॉम्बिनेशन जो है उसका मोमेंटम का वो सेम रहेगा, यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, दूसरी कम हो रही है तो पहले वाली बढ़ जाती है। रिजल्ट क्या निकलता है कि जो ओरिजिनल मोमेंटम की वैल्यू है एल जो है वो सेम रहता है। सेम इज द केस विद द डाइवर। यहां पर डाइवर जब पानी के अंदर जंप करता है तो आप देखिए कि यहां पर उसका एरिया ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी। लेकिन जब वो खुद को रोल कर लेती हैं वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए तो उनका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और अगेन मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। सेम इज केस विद दिस आइस स्केट डांसर। आप अगेन देख सकते हैं यहां पर इनके बाजू खुले होने की वजह से इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा बट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो वो कम होगी। बट जब अपने बाजू फोल्ड कर लेंगी तो अगेन इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और इनकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी बट ओवरऑल जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो उस काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले आप कंसीडर करें कि हमारे पास ये एक स्फीयर है, ये पूरा एक गोल बड़ा जिस्म है जो किसी एक्सिस के गिर्द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूम रहा है। हम क्या करते हैं, हम इस पूरे स्फीयर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फर्ज करें ये उनमें से एक हिस्सा, हम पूरे स्फीयर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हम अगर एक हिस्से का मोमेंटम निकाल लेंगे तो उसको हम सम अप करके बाकी सारे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी निकाल सकते, एंगुलर जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकाल सकते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब ये पूरा स्फीयर रोटेट कर रहा है तो ये कंसीडर करें उसका कुछ छोटा सा मैस है जो उसके सेंटर से रेडियस r1 डिस्टेंस पर है और ये भी यहां पर ओमेगा वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेट करती है विद द क्वांटिटी r। तो अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv², और v की जो वैल्यू किसके इक्वल होती है, r ओमेगा स्क्वायर के। वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 mi/r² ओमेगा स्क्वायर। ये किसी एक मैस की आ जाएगी। तो जब हम इसको बाकी सारे मैसेस के लिए निकालेंगे फिर उनको जमा कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट इज 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर जो i है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम देखते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है किसी डिस्क या हुप के लिए। डिस्क इस तरह की सॉलिड ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो अंदर से फिल होती है टोटली, और हुप ऐसे छल्ले को, रिंग को कहते हैं। हम देखते हैं कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। अब देखते हैं रोटेशनल, पहले बात करते हैं डिस्क के लिए। तो डिस्क के लिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फार्मूला हमें पता है और पीछे हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हुए हैं। आप लेक्चर पीछे से जाके जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली स्लाइड है वहां पे आप देख सकते हैं कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² है। इस आई की वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी डिस्क की वो आएगी 1/4 mv²। सिमिलर केस विद द हुप। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी हमने पीछे फाइंड आउट किया था, I = mr²। इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप की आ जाएगी दैट इज 1/2 mv²। तो अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि डिस्क की काइनेटिक एनर्जी कम है जबकि हुप की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो लेट्स सपोज हम इन दोनों को रोटेट करवा देते हैं किसी इंक्लाइंड प्लेन से जिसकी हाइट जो है वो h है। जब यहां से रोटेट करके यहां पर नीचे आएंगी तो नीचे आने तक जो उनकी टोटल एनर्जी है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वो इक्वल होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हुए हैं कि हाइट पे से कोई ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पर आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट रोटेट करके ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उनमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। एक उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी जो जिसकी वजह से ये गोल गोल घूम रहे हैं, और एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी का सम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। अब हमने चूंकि इनकी वैल्यूज फाइंड आउट की हुई हैं तो हम वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। तो जो mgh
पोटेंशियल एनर्जी है, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, दैट इज 1/2 mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी हमें पता है 1/2 I ω²। तो डिस्क की वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी यहां से हमने जो वेलोसिटी कैलकुलेट की है दैट इज 4gh/3, और इसी तरह जो हूप की वेलोसिटी है वो हमने यहां पे gh। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हूप की वेलोसिटी ज्यादा है, दैट मीन हूप जो है वो ग्राउंड पर डिस्क से पहले पहुंचेगा। फर्दर हम मूव करते हैं, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को एसोसिएट करना है विद एन ऑब्जेक्ट विच इज रोटेटिंग इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है। तो हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन को कहते हैं जो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ही वाइब्रेट करते हैं। इसकी जो दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, जो इसकी दो मेजर प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से पहला ये कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जो इसका एक्सेलरेशन है d² x/d², ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखी हुई एक्सेलरेशन की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के 2 टाइम डिफरेंशियल रहेंगे वो एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द मीन पोजीशन एंड आल्सो डिपेंड अपॉन द मीन पोजीशन, कि जितना मीन पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करेंगे उतना ही ज्यादा उसका जो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन जो हमेशा जो वो मीन पोजीशन की तरफ होगा। ये दोनों का जो एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, और जो उसका टाइम पीरियड होता है दैट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2π/ω। तो उसके बाद हम आगे फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो सर्कुलर मोशन है वो एक सर्कुलर मोशन किस तरह हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेट कर सकती है। आप यहां पे इस एनिमेशन में देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट, ये रेड बॉल जो है ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। इस तरह ये पर्पल और जो ब्लू बॉल है ये दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिकली। तो आप देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन के साथ जो वेव जनरेट हो रही है एग्जैक्टली सिमिलर टू द वेव ऑफ दिस ऑसिलेटिंग सिस्टम। दोनों ही साइन वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज दोनों का जो टाइम पीरियड और फेज है वो इक्वली चेंज हो रहा है। तो हम एक सर्कुलर मोशन से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को सिंपल हार्मोनिकली मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के साथ टोटली रिप्लेस करके देख सकते हैं। ये दोनों की मोशन सिमिलर होती है। ये तो हम सिमुलेशन देख के कह रहे हैं, हम वर्बली कह रहे हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन करके भी देखते हैं कि वाकई क्या ये आपस में एसोसिएट है या नहीं है। तो कंसीडर कीजिए हमारे पास एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है, स्प्रिंग के साथ मास m अटैच है, और ये इसकी मेन पोजीशंस हैं C और B। A इसकी मेन पोजीशन है और B और C इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये A और B के दरमियान जब वो ऑसिलेट कर रहा है, फर्ज करें ये हम इसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन ले लेते हैं x, B एक्सट्रीम पोजीशन है, बट ये जो ग्रीन वेक्टर मैंने यहां पे ड्रॉ किया है x, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के कहीं दरमियान पर है। अब इन पोजीशन के साथ हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं और एक सर्कल देखें जिसमें आप मीन पोजीशन को D और E से दिखाया गया है। सेंट्रल पॉइंट इसका O है। फर्ज करें इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट P है जो थीटा एंगल बना रहा है इसके सेंटर के साथ, और x0 उसका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द सेंटर। अब चूंकि रेडियस है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेडियस है, वो ऑलवेज सेम रहेगा थ्रू आउट द सर्कल, और ये इस डायरेक्शन में इसके साथ मूव कर रहा है। अब यहां पर आप देखें कि यहां पर हम इस पॉइंट की वैल्यू, ये P जो पार्टिकल है, अपनी एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के दरमियान में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले लेते हैं। यहां पर हमने ऑसिलेटिंग सिस्टम की भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू x ली थी, और यहां पर हम इस P पॉइंट की भी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में कोई वैल्यू ले लेते हैं, उसको हम x0 से डिस्प्लेसमेंट को शो कर देते हैं। और फर्ज करें ये जो ON है, यहां पर ये जो ग्रीन वेक्टर, ये प्रोजेक्शन है इस ऑसिलेटिंग सिस्टम की सर्कुलर मोशन के साथ। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, जरा इसको गौर से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल काम है कि पॉइंट P इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है ये इसकी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में कोई इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर इसके पोजीशन को ले रहे हैं। इसी तरह जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है x डिस्प्लेसमेंट के साथ हम इसको भी किसी एनी इंस्टेंट पे ले रहे हैं जो इसकी एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के दरमियान पर है। और सेम दिस इंस्टेंटेनियस जो पोजीशन है इसकी प्रोजेक्शन को हम यहां पर ड्रॉ करते हैं जिसको हम ON कह रहे हैं। और
इस सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये एक साइन वेव प्रोड्यूस करेगा। हमें पता है कि साइन वेव अपनी मीन पोजीशन पर इसका जो फेज है वो 0 होगा, एक्सट्रीम पे जाके π/2 और फिर दोबारा मीन पे पाई हो जाएगा। और यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो x0 है और इसकी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहां पर हम x ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम तीनों सिस्टम को एक इंस्टेंट पे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको भी सर्कुलर मोशन को भी, और इस सर्कुलर मोशन से जो वेव जनरेट हो रही है उसको भी। अब हम देखेंगे कि क्या सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटिंग सिस्टम, क्या इनके पैरामीटर्स आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते। स्टार्ट हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। मैंने इस सर्कल को यहां से ओमिट करके आगे इस स्लाइड पर ले आऊं। अब यहां पर आप देखें, ये हमारे पास इंटरनल एंगल जो हमने पीछे कंसीडर किया था थीटा है, और एक्सटर्नल एंगल भी थीटा होगा। ये एक आइडेंटिटी है मैथमेटिक्स के अंदर कि किसी लाइन का इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल सेम होता है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी इसका क्या होगा, थीटा होगा। अब यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल बन चुकी है ONP। हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ON/OP। हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। और यहां पे जो परपेंडिकुलर है ये दैट इज x, और जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज x0। दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू x/x0, और यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज x0 sin ओमेगा t। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। और यहां पे आप देख सकते हैं ये एसोसिएट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो स्टूडेंट्स, जो पार्टिकल सर्कल में रोटेट करता है, किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उसका एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और इसको हम कह देते हैं AP। इसी तरह इस तरफ ऑसिलेटिंग सिस्टम भी हमारे पास मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, उसको हम A कह देते हैं। तो सर्कुलर पाथ के ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और ऑसिलेटिंग सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है दैट इज आल्सो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जिसको हम A कह रहे हैं। अब इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। लेट्स सी इस ट्राइंगल अगेन ONP ट्राइंगल हमारे पास वही है, उसके अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू ON/OP, एंड ON को हम क्या कह चुके हुए हैं, A, और OP को हम क्या कह चुके हुए हैं, AP। दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज x⍵²। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये वही एक्सेलरेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का होता है। यानी सिंपल हार्मोनिकली जो सिस्टम मूव कर रहा होता है, मैस सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा होता है, उसका एक्सेलरेशन भी यही होता है, और जो सर्कुलर पाथ में भी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसका एक्सेलरेशन भी यही है। तो इसके बाद अब हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट और लास्ट पैरामीटर है दैट इज द वेलोसिटी। अब हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करके देखते हैं कि आइदर सिंपल हार्मोनिक मोशन से जो सिस्टम मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी और सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी में क्या सिमिलैरिटीज है। उसके लिए कंसीडर कीजिए हमारे पास ये पार्टिकल P, अगेन इस जगह पर एंगल उसके साथ थीटा बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है विद द डिस्प्लेसमेंट x0, और यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रोजेक्शन ON मौजूद है। अब इस पॉइंट P की जो सर्कल में मूव कर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। एट एनी इंस्टेंट वो इससे 90 डिग्री के जाविये पर मौजूद होगा किसी भी पॉइंट पर। जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का एंगल और इसके रेडियस का जो एंगल है वो हमेशा 90 होता है। फर्दर हम मूव करते हैं, इस जगह पर ये जो v वेलोसिटी है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली सिस्टम की वेलोसिटी है, क्योंकि ON को हमने उसकी प्रोजेक्शन दिखाया हुआ है। तो अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी वेलोसिटी भी है, तो उसको हम v कहते हैं। अब ये वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले एंगल की। अब इस एंगल में अगर आप देखें तो ये पूरा एंगल 90 है, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियस का जो आपस में एंगल होता है वो 90 का होता है। तो इस वाले को हम थीटा ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हुए, तो बाकी ये जो रिमेनिंग एंगल बचेगा ये कितना बचेगा, दैट इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इसी तरह इस VP के भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, दैट इज VP sin थीटा एंड VP cos थीटा, लेकिन यहां पर V भी मौजूद है, तो V और VP sin 90 माइनस थीटा ये दोनों कंपोनेंट एक्चुअली सेम है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है उसकी वेलोसिटी को भी इंडिकेट कर रहा है, और उसके साथ साथ
इसी डायरेक्शन में वीपी का साइन कंपोनेंट भी मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो असल में वी है वो वीपी साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल ही है। तो v इज इक्वल टू वीपी साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा को अगर सॉल्व करें दैट इज इक्वल टू वीपी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा, बिकॉज v की वैल्यू एक्स नॉट ओमेगा हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। इन वैल्यूज को पुट करेंगे हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। अब यहां पर हमारे पास सिर्फ एक जो चीज रह गई है वो है cos थीटा। cos थीटा को कैलकुलेट करना जो है वो जरूरी है। अगर cos थीटा की वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो cos थीटा की कैलकुलेशन के लिए हम दोबारा चलते हैं हमारी ट्राइंगल ONP की तरफ। ये हमारी ट्राइंगल है जी ONP। इस ट्राइंगल की हम बात करें। अब इस ट्राइंगल के अंदर जो cos की आइडेंटिटी है दैट इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेनस, और यहां पे बेस क्या है NP, ये हमारी आ गई बेस, और हाइपोटेनस क्या है OP, ये वाला। तो इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी। अब यहां पर हमारे पास OP की वैल्यू x नॉट तो है, OP की वैल्यू x नॉट मौजूद है, बट NP की वैल्यू नहीं पता, NP की वैल्यू नहीं पता। तो इस NP की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको अप्लाई करते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास एक्स नॉट है, जो हमारे पास परपेंडिकुलर है दैट इज एक्स नॉट, हमें बेस चाहिए है। तो वैल्यूज को पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो बेस की वैल्यू आएगी दैट इज एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को NP की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाती है cos थीटा इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर एक्स नॉट। अब cos की वैल्यू आ गई है तो इस cos की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली v की वैल्यू आ जाएगी दैट इज ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये उस सर्कुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जो सर्कुलर मोशन के साथ मूव कर रहा है, विच इज एक्चुअली similar to the velocity of the object which is moving with the simple harmonic motion. नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केपलर्स लॉ है। केपलर लॉ हमें एसोसिएट है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के साथ। ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्लेन करते हैं केपलर्स लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ क्या कहता है, केपलर फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट में जिसके दो फोकाइज होते हैं और उनमें से एक फोकाई के ऊपर जो है वो सन मौजूद होता है। यानी कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, उसके दो फोकसेस में से, दो फोकाई में से एक पर सन होता है। दिस इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ की बात करें तो केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है कि ये जो लाइंस हैं जो ज्वाइन करवाती है किसी प्लैनेट को उसके सन के साथ, ये इक्वली स्वीप करती हैं। इक्वली स्वीप करने का मतलब ये है कि ये इनका जो एरिया है वो इक्वल होगा। दैट मीन्स कि ये लाइन जब यहां तक स्वीप करेगी तो ये जो एरिया बन रहा है वो इस एरिया के इक्वल होगा। ये एरिया इस इक्वल की इक्वली स्वीप करती हैं। इस तरह अगर ये लाइन इधर को मूव करती है तो ये जो एरिया बन रहा है वो इस लाइन के इधर को मूव करने के साथ होगा। मतलब दोनों तरफ एरियाज जो है वो सेम रहेंगे। यानी कि ये प्लैनेट्स को मिलाने वाली लाइन इक्वली स्वीप करती है, मतलब इक्वल एरिया जो है वो कवर करती हैं। यहां पर हमारा जो असल डिस्कशन के लिए केपलर्स थर्ड लॉ है। केपलर थर्ड लॉ से रिलेटेड एक एमसीक्यू ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा जाता है। तो थर्ड लॉ हमारे पास क्या है? थर्ड लॉ हमारे पास ये स्टेट करता है कि अगर कोई प्लैनेट जिसका मास m हो और उसको उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स F है जो उसको रोटेट करवा रही है, r उसके ऑर्बिट का डिस्टेंस है, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, तो उसका जो ऑर्बिटल पीरियड है, ऑर्बिटल पीरियड t वो प्रोपोर्शनल होगा उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। स्टार्ट करेंगे F इज इक्वल टू एम ए, हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए होता है और m वैसे रहेगा, और जो एक्सेलरेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। उसके अलावा जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला, उसकी वैल्यू हमें पता है F इज इक्वल टू जी एम एम एस ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, ms इज द मास ऑफ द सन।
तो एफ की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लास्ट में वैल्यू आ जाएगी ये वाली। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सारा जो फैक्टर है 4 पाई स्क्वायर जी एम एस ये कांस्टेंट है, तो पीछे हमारे पास बच जाता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये कैप्लर्स का थर्ड लॉ है कि प्लैनेट के ऑर्बिटल पीरियड का जो स्क्वायर है वो उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। इसको कैप्लर्स थर्ड लॉ कहते हैं और अमूमन इससे सवाल पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने सर्कुलर मोशन और उससे रिलेटेड तमाम जो पैरामीटर्स थे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और उससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें जो है उसको डिटेल से पढ़ा। उसके साथ साथ हमने जो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्लेन करने वाले कैप्लर्स लॉ और उसकी कंसिस्टेंसी को भी एक्सप्लेन किया। होपफुली आपके नॉलेज में से इजाफा हुआ होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है या अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मिस हुआ है तो आप उसको डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।